हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ और आज हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज अपन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का दो पार्ट हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, और पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर आज होगा। यानी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर 01। ठीक है, तो सभी लोग पहले टॉपिक डाल लो। चैप्टर शुरू होने वाला आप लोग का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सभी बच्चे जल्दी से टॉपिक डाल लें और सेशन में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आज का ये टॉपिक आपका बहुत जानदार होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसका स्ट्रेटजी तैयार किए हुए हैं। अगर हम लोग को ये स्टडी करना है इस चैप्टर के बारे में इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग यहाँ पे दो पार्ट का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम एकदम बेसिक लेक्चर है, आप लोग नोट्स को भी निकाल लो और फिर शुरू कर लो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग दो फेज में बांट के पढ़ेंगे। पहला है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आपका है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये जो है क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग टॉपिक डाल लोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग इसको वॉल्यूम 1 देके चलेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है हम लोग इसको लेके चलेंगे वॉल्यूम 2। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है वो है इक्विलिब्रियम। वो क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम और इसका कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं सभी लोग। एकदम ध्यान से देखो, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा और अक्सर आप लोग इस चीज के बारे में देखते होंगे। एक रोप डांसर यानी एक लड़की रहती है और जो रोप पे डांस करती है। तो जब वो रोप पे डांस करती है तो डांस उससे वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड वे में करती है कि वो कभी गिरती नहीं है। कंडीशन क्या है? उसके साथ इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यानी उसको अपोज करने वाला और उसको सपोर्ट करने वाला जितने भी फोर्स लगते हैं वो सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड होते हैं। दैट मींस दिस पोजीशन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। सभी को क्लियर हो गया भाई मेरे? इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया, यानी जितना भी किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा अपोजिंग फोर्स या सपोर्टिंग फोर्स मिला के उस बॉडी को बैलेंस कर दे। दैट मींस इक्विलिब्रियम। इसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार इसका आंसर लिखो, इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? तो इक्विलिब्रियम क्या बताया आपको? इट इज ए स्टेट। सभी लोग लिखेंगे इट इज ए स्टेट इन विच ऑल द सपोर्टिंग एंड opposing force may be balanced is called equilibrium। क्लियर हो गया भाई मेरे? इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया? इक्विलिब्रियम एक प्रकार का स्टेट है जहां पे किसी भी बॉडी पे it is a state in which all the supporting and opposing force may be balanced in a body on a body कर लो on a body is called equilibrium। सबको क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम एक प्रकार का स्टेट है जहां पे किसी भी बॉडी पे सपोर्ट करने वाले फोर्स अपोज करने वाले फोर्स सारे मिला के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। उसी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। सभी को क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम एक प्रकार का स्टेट है जहां पे किसी भी बॉडी पे लगने वाला सपोर्टिंग फोर्स लगने वाला अपोजिंग फोर्स मिला के बॉडी को बैलेंस करता है, कहलाता है इक्विलिब्रियम। अगर ये बॉडी है तो बॉडी पे जितना ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है, जितना ज्यादा इसको अपोज कर रहा है, मिला के हर हाल में बॉडी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। दैट मींस इक्विलिब्रियम। सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से आप लोग इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन यहां से क्लियर करो। इक्विलिब्रियम is a state in which all the supporting and opposing force which are act on a body may be balanced। this type of state is called equilibrium। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे। हम लोग को जो इक्विलिब्रियम पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है भाई? तो हम लोग को पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए जानते हैं हम लोग कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, यानी इसमें दो टर्म से ये मिलके बना है। पहला आपका केमिकल, तो केमिकल का मतलब सभी लोगों को पता होगा कि केमिकल रिएक्शन से बातें होंगी। और इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि जितना भी फोर्स आपके बॉडी पे लग रहा है, चाहे वो आपका फोर्स सपोर्टिव हो, चाहे वो फोर्स आपका क्या हो? अपोजिट हो। ठीक है, वो सारे के सारे फोर्स मिला के बॉडी को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। दैट मींस वो इक्विलिब्रियम हो गया।
यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का जब घटना घटेगा, घटना स्थापित होगा, दैट मींस वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction in equal interval of time, is called chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड का होगा, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा वो सेम होगा। दैट मींस इस सिचुएशंस को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन फॉरवर्ड रेट से जाएगा वही रिएक्शन बैकवर्ड रेट से भी आएगा, और रिएक्शन होने का जो टाइम ऑफ इंटरवल होगा वो सेम होगा। इसी को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और सबसे खास बात कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सबसे खास बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा। यानी इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है अमाउंट वही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, क्योंकि सेम टाइम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और सेम टाइम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कि A प्लस बी, अगर एरो यहाँ पे C बन गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, A प्लस बी अगर C बन गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको बनने में टाइम लग गया 5 मिनट्स। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो मतलब क्या कि C जो है वो किसको बना दिया? A प्लस बी को। यानी ये हो गया आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये भी कितने मिनट में बना? 5 मिनट में बना। तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि A प्लस बी C, और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायनेमिक। क्या बोलते हैं इस स्टेट को? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी इस केस में ना तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा ना तो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, यानी दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? तो इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबको क्लियर हो गया भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, और दोनों का जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा सेम होगा। और सबसे खास बात कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो सेम होगा। इक्वल नहीं, सेम होगा। मतलब रिएक्टेंट से नया कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट से नया कोई रिएक्टेंट नहीं बनेगा। और सबसे खास बात कि ये दोनों एक स्टेट को अचीव करेगा। जिस स्टेट को अचीव करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सभी को क्लियर हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बेसिकली क्या क्या देखें। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये क्लियर हो गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये क्लियर हो गया, और केमिकल इक्विलिब्रियम होने में क्या क्या स्टेट जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहला चीज कि केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन के केस में होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है ना? यानी यहां पे हम एक चीज लिख दे रहे हैं, राइट द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, राइट द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन से कंडीशन का होना जरूरी है? पहला कि आपके पास किसी प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी जो बातें हैं, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तीसरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। और चौथा चीज कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका सेम होना
चाहिए। ये आपका 4 कंडीशन है जिसके हेल्प से केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेब्लिश्ड होगा। ये 4 कंडीशन है जिसके हेल्प से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आइए अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, इसी में सभी लोग लिखना शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक हम लोग के सामने क्या है, केमिकल रिएक्शन। जल्दी से आप लोग टॉपिक डालो, नोट्स कंप्लीट करते हुए चलना। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, जल्दी से आप लोग टॉपिक डालो, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अब सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, मान लो कि आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज में जब पार्टिसिपेट करते हो और पार्टिसिपेट करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है, उस केस में दोनों चीज अलग अलग होती हैं। जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो उस समय प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, कंडीशन कुछ और होंगे, और जब रिजल्ट मिल जाएगा तो उस समय कंडीशन कुछ और होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आज के समय में आप देखते होंगे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसके पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे टीचर, गार्जियंस, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो बच्चा फ्यूचर में बहुत अचीवमेंट कर लेता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग को वो अपने साथ रखता है और कुछ लोग को अपने से दूर कर देता है। दूर करने के साथ ही साथ उनके सामने कुछ कुछ नई नई चुनौतियां भी आने लगती है और वो नई नई चीजों को अचीव करने लगता है, तो पुराने वाले प्रॉपर्टीज को वो छोड़ देता है। सेम कहानी ये आपके लाइफ में केमिकल रिएक्शन भी ले रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, कि कभी भी दो या दो से अधिक चीज मिलेगा और मिलने के बाद जब प्रोडक्ट को बनाएगा तो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो आपके प्रीवियस प्रॉपर्टीज से अलग होगा। दैट मींस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यानी वेन, केमिकल रिएक्शन का मतलब हम यहाँ पे क्या बताएं, वेन टू और मोर देन, when two or more than two substance, when two or more than two substance combine to each other, combine to each other to form a new substance, to form a new substance with their newly properties, with their newly properties। इसी को हम लोग बोल बैठेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या बताया, कि जब हम लोग दो या दो से अधिक चीज को मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो नया चीज का फॉर्मेशन होगा, और जो नया चीज का फॉर्मेशन होगा वो पुराने वाले से प्रॉपर्टीज भी उसका अलग होगा। इसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज के द्वारा होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज करता है। जैसे अगर हम लोग A + B लिए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो C बनेगा। हाँ, केमिकल रिएक्शन में 3 चीज होता है, जिसमें से पहला को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन को मेंटेन करता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 बातें होंगे, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा कैटलिस्ट। यानी आप इसको जब लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन 3 टर्म आर इन्वॉल्व, 3 टर्म्स आर इन्वॉल्व। कभी भी भाई पढ़ाई करो ना तो टर्मिनोलॉजी पे विशेष ध्यान दो। और एक खास बात है कि आप जितना ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे पकड़ बनाओगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो टर्मिनोलॉजी पे पकड़ बनाना है, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना है, और टॉपिक जब जितना अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका उतना ही ज्यादा बूस्ट कर सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 टर्म आपके इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 टर्म कौन कौन है, तो वो 3 टर्म के सामने मैंने जिक्र किया अभी। पहला मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट, दूसरा मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट, और तीसरा मैंने क्या बताया, कैटलिस्ट। ठीक है, आज का एकदम बेसिक लेक्चर है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट किसको कहेंगे, प्रोडक्ट किसको कहेंगे, कैटलिस्ट किसको कहेंगे। यानी वैसा सबस्टेंस जो रिएक्शन में भाग लेता है रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, और रिएक्शन के रेट को या स्पीड को जो मेंटेन करता है उसको कैटलिस्ट। मान लो कि आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक टीचर है, बोले कि हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन बना के आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्लास में ये ऐसा स्थिति होता है कि कुछ लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब रिएक्शन में भाग ले लिए, यानी क्वेश्चन जो था वो रिएक्शन था उसमें भाग ले लिए, बनाना शुरू कर दिए। आप कुछ लोग हेने से खोदेगा, होने परेशान करेगा, उधर टोन छोड़ेगा, उधर मतलब शरारती कुछ ना कुछ करना उन लोग का शुरू हो जाएगा, तो वो कैटलिस्ट है। यानी वो रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर वो चाहेगा तो उसमें मेहनत करके उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करवा सकता था, अगर वो चाहेगा तो ऐसा उन लोग को मेंटली डिस्टर्ब कर देगा
जिसके चलते उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो कैटलिस्ट का होना लाइफ में बहुत ज्यादा ही जरूरी है। या तो अगर कैटलिस्ट सही है तो आपके लाइफ में सबक देगा, सबक देके आपके लाइफ को बेहतर बनाएगा। अगर कैटलिस्ट सही नहीं है तो आपकी जिंदगी को स्पॉइल करेगा। तो कैटलिस्ट कर क्या रहा है, किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हर क्लास में कोई ना कोई कैटलिस्ट होता है। आप कमेंट करके बताना कि आपके क्लास में कौन से कैटलिस्ट थे। ठीक है, तो रिएक्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो रिएक्टेंट आपको बताया द सबस्टांस which takes part in a chemical reaction, यानी वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो, वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, द सबस्टांस which are formed by केमिकल रिएक्शन, मतलब वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता हो या केमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न होता हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट का मतलब द सबस्टांस which change the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन का रेट का मतलब होता है स्पीड, और किसी भी चीज का स्पीड जो होता है वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में उसके स्पीड को, उसके रेट को, रिएक्शन के रेट को चेंज करने का काम जो करता है वो मेरे भाई होते हैं। वो भाई कौन से होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में यही तीन भाग टेक्स प्लेस करता है। कौन कौन, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हो गया, अच्छे से आप लोग का हो गया। चलो अब हम लोग आगे करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक कमाल का इंग्लिश आप लोग को बताते हैं, लिखो सीधा समझो उल्टा। डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर रिएक्शन का प्रकार। क्लियर हो गया, यानी डायरेक्शन के आधार पे रिएक्शन का प्रकार दो प्रकार का होता है। डायरेक्शन के आधार पे रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं इरिवर्सिबल, और दूसरा होता है रिवर्सिबल। ठीक है, पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है रिवर्सिबल। दोनों में अंतर क्या होता है, एक एग्जांपल देखो इरिवर्सिबल का। ठीक है, बहुत मेहनत से पैसा आता है। ठीक है, आपने क्या किया कि मम्मी के पर्स से या पापा के पर्स से पैसा निकाल लिया। पैसा निकाल के और आपने क्या किया, किचन से माचिस लेके उसको जला दिया। जब आपने पैसा को जला दिया तो अब ये पैसा राख बन गया। तो जब ये राख बन गया तो क्या ये राख फिर पैसा बन सकता है, चांसेस नहीं है कि फिर वो राख जो है पैसा बन पाएगा। दूसरा चीज कि अगर पापा के पर्स से पैसा निकाला और पापा को पता चला उधर से दो चप्पल खींच के बजा, तो क्या जब दो चप्पल खींच के बजेगा तो आप उसका कुछ रिप्लाई दे पाओगे, नहीं। यानी ये जो काम किए वो भी इरिवर्सिबल, और जो पापा ने आपको किया वो भी आपका क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि दोनों जो केस हो रहा है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। यानी वो कभी भी आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो पाएगा। अगर ये जल गया तो राख बन गया, राख कभी पैसा नहीं बन पाता है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कंबसन कभी भी अगर देखोगे तो वो आपका इरिवर्सिबल है, वो एक ही डायरेक्शन होगा, सिंगल एरोड होगा। दूसरा, अगर पापा को पता चला कि पैसा निकाल के जला दिया एटीट्यूड में, गुस्से में, ठीक है, तो पापा जो एक थप्पड़ खींच के देंगे वो भी इरिवर्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि जब दे दिए तो आप फिर कुछ बोलने अब नहीं जाओगे, तो वो भी क्या हुआ, इरिवर्सिबल। क्योंकि अब प्रोडक्ट जो हो गया, जब अब पिटा गए, सूझ गया, लालिमा आ गया, तो अब पापा को तो पीटने नहीं जाओगे। ठीक है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो हो गया वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि अब वो चीज आप दोबारा रिएक्टेंट के रूप में काम नहीं कर सकते हो, यानी ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहेंगे, आपको मैं सारा कंडीशन सिखा दिया। क्या होगा, एक बार इसको हम लिख लेते हैं, फिर आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, those reaction which takes place in only one or
फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करेगा, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो, इसको हम लोग सिंगल एरो से डिनोट करेंगे। कुछ काम की बात है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट एबल है प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, बट प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू फॉर्म रिएक्टेंट और देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबको क्लियर हो गया? अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कहीं पे भी आपको वीडियो स्किपेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने ही वाला है। यानी आप बहुत टाइप के रिएक्शन देखते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन डबली एरो होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला होगा, और कौन सा रिएक्शन सिंगल एरो होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप्स, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप्स कौन कौन होगा। तो इसमें टोटल 4 आते हैं। कौन कौन आते हैं? पहला आपके आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरे जो आते हैं उनको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, और तीसरे जो आते हैं उनको बोलते हैं कंबसन, और चौथे जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी आज आप एक चीज का गांठ बांध लो भाई कि अगर आपको ये 4 टाइप का रिएक्शन दिखाई देगा, कौन कौन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन या रिडॉक्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो, एक ही डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाएगा, और रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट ही बन पाएगा। प्रोडक्ट के पास क्षमता नहीं है कि वो ओरिजिनल स्टेट यानी रिएक्टेंट में फिर वो दोबारा कन्वर्ट हो पाए। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग के पास एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। और केस आपको पता है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो साल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो साल्ट जो होगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। अगर आपका वीक एसिड है और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ये मूल मंत्र है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। तो कोई भी एक एसिड लो, जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl, ये तो सबको वही पता है। स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, तो जब दोनों कंबाइन करेगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों एक दूसरे के साथ था, भाई दोनों भी एक दूसरे के साथ था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे के पार्टनर को लेके भाग जाएगा, दोनों खुश रहेगा। यानी OH को लेके भागेगा तो ये H2O बन जाएगा, और यहाँ पे Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये दोनों आपका न्यूट्रल कंपाउंड बना। दैट मींस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रिसिपिटेशन। ये प्रिसिपिटेशन में खास बात है कि आपका सबसे पहले जो कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल होगा एक्वास के फॉर्म में, दूसरा जो कंपाउंड होगा वो भी सॉल्युबल होगा एक्वास के फॉर्म में। एक्वास का मतलब वैसा सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर के साथ घुले। जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहला आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रिसिपिटेट बनाएगा, प्रिसिपिटेट। ये क्या आपका हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, और जो लास्ट वाला बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा एक्वास। यानी हम आपको वही चीज देने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए सुटेबल और सबसे सटीक हो। ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी बताने से कोई फायदा नहीं होता है। वो क्वेश्चन आपके साथ अच्छा से अपना साझेदारी निभा पाएगा जो क्वेश्चन का सटीक नॉलेज पूरा का पूरा बेस्ड होता है। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जाओगे, आपका थ्योरी बेस्ड है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और थ्योरी बेस्ड के लिए कहानी ज्यादा नहीं होता है, कहानी कम होता है, समझ, किसी चीज को समझना और समझाने का तरीका आपके पास बेहतर होना चाहिए।
तो इसीलिए सटीक नॉलेज आप यहां से लो। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेते हैं NaCl, नमक को ले लिए, इसको हम लोग पानी में घोल दिए, एक्वास कर दिए। और आपको पता है जब आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक पानी में घुलता है तो उसका 60 to 80% सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इसको लिख लोगे, ठीक है। तो जब आप नमक लोगे और इसको आप AgNO3 एक और कंपाउंड ले लो, सिल्वर नाइट्रेट, इसका भी एक्वास कर दो, इसको भी पानी में घोल दो। हम क्या किए, नमक लिए पानी में घोल दिए, सिल्वर नाइट्रेट लिए पानी में घोल दिए, और जब दोनों को, पहले नमक पानी को घोल दिए अलग, सिल्वर नाइट्रेट को घोल दिए अलग, फिर दोनों को मिला दिए। जैसे ही मिला है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, दैट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो पहले ये वाला पोर्शन उठाता है, ये प्लस वाला, तो Ag और Cl जब कंबाइन करेगा तो बन जाएगा AgCl, और यही प्रिसिपिटेट यानी नीचे, ठीक है। इसका मतलब उठ गया, इसका मतलब रह गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी नीचे हो ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, AgCl मतलब फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी यहाँ पे पीपीटी बन गया भाई, प्रेजेंटेशन में समझना, इसको प्रिसिपिटेशन है। और ये जो प्रिसिपिटेशन बचता है इसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये जो होता है वो किस कलर का, तो व्हाइट कलर का होता है। और अगला क्या बच गया, तो अगला आपका बच गया NaNO3, यानी यहाँ पे बच गया सोडियम नाइट्रेट, और ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा। यानी इसमें एक यही आप याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, दो कंपाउंड का एक बार सॉल्यूशन लेंगे, दोनों सॉल्युबल होगा, दोनों एक दूसरे में घुल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा तो मेन प्रोडक्ट जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होगा, और जो दूसरा होगा आपका वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का कलर भी आपको बता दिए, व्हाइट होगा, और व्हाइट कलर से लिख भी दिया मैंने, ठीक है। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं कंबसन का, ठीक है। हम लोग अगला स्लाइड लेते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है, ये जितना भी हमने टाइप्स के बारे में देखा ना, वो सारा का सारा जो टाइप्स है वो आपका इरिवर्सिबल है। कंबसन का मतलब क्या, व्हेन सबस्टेंस, व्हेन एनी सबस्टेंस व्हिच आर कंबाइन with oxygen, which are combined with oxygen in the presence of heat, ठीक है, is called combustion। ये ज्यादा सटीक रहेगा, ठीक है। किसी भी सबस्टेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और जब हीट के प्रेजेंस में वो चीज जलेगा तो क्या हो गया, कंबसन। देखिए जो चीज जलता है उसको कंबस्टिबल सबस्टेंस, जो नहीं जलता उसको नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस, और जो जितना ज्यादा जलेगा उसका उतना ही ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा। जैसे रॉकेट, एरोप्लेन, उसमें जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, और हाइड्रोजन फ्यूल बहुत महंगा है, इसीलिए उसका किराया थोड़ा सा महंगा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रेन और प्राइवेट व्हीकल्स। कंडीशन क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जो भी कंबस्टिबल सबस्टेंस जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और वो ज्यादा से ज्यादा महंगा भी आपको उपलब्ध होगा, महंगा मिलेगा भी। तो कोई भी चीज को अगर हम लोग जलाएंगे, व्हेन एनी सबस्टेंस व्हिच आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इट्स कॉल्ड कंबसन। और आपको पता है कि अगर कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, तो ये आपको मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कोई भी मेटल या कोई भी सबस्टेंस, या मेटल या कोई भी सबस्टेंस को यहाँ पे आप ले लो, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे सबस्टेंस को ले लो, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा, हीट करेगा, तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, उसका ऑक्साइड। जैसे मान लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का मतलब क्या, कोयला ले लो, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करो तो क्या बना दिया भाई, CO2। यानी मेटल रहेगा तो मेटालिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल रहेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो आपका बेसिक होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, यानी वो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये बेस का फॉर्मेशन करता है। सिंपली कोई भी सबस्टेंस को लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से कंबाइन करके हीट के प्रेजेंस में उसको जला, तो जो भी चीज मिलेगा वो कंबसन। यानी इतना लंबा चौड़ा मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये सारा का सारा आपका क्या होगा, तो सारा का सारा इरिवर्सिबल होगा। तो जितने भी कंबसन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और आपका एक बच गया, कौन सा बच गया, रिडॉक्स बच गया। चलिए रिडॉक्स आप खत्म करो जल्दी से। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो पहले एक बात से लग रहा है, रेड ऑक्स लाल बैल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई मेरे, लाल बैल नहीं है, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक हम आपको लेक्चर लेके आएंगे जहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग डिफिनेशन, 6-7 अलग अलग डिफिनेशन है उसका। लेकिन यहाँ पे सिंपली हमको बस दिखाना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में ही बात कर लेंगे। यानी रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन, द
chemical reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है, यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो वो साथ साथ हो। जैसे हम साथ साथ हैं, अगर हम साथ साथ हैं तो हमारा परिवार जो होगा वो बहुत आगे जाएगा। और किसी भी एक साथ वाले रहने वाले लोगों के साथ अगर एक लोग बिछड़ जाते हैं तो हर चीज जो होता है वो उनके मुताबिक नहीं होने लगती है, चीजें पूरा का पूरा बिखरने लगता है। तो साथ साथ है तभी तो एक नया चीज बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। पहले हम लोग ने क्या जिक्र किया, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। जैसे बात करते हैं NaCl प्लस बात करते हैं यहाँ पे MgCO3। देखिए अगर आपको एक सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है ना, और ये इरिवर्सिबल, इसके लिए हम लोग इसको सिंगल एरो से किए। एक मेटल का साल्ट ले लो, क्लोराइड वाला, ब्रोमाइड वाला, आयोडाइड वाला, और दूसरा एक मेटल का कार्बोनेट या सल्फेट ले लो। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक, जल्दी के लिए बात कर रहे हैं, चीजें तो बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन जल्दी के लिए बात बता रहे हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी का ध्यान देना। तो जब कंबाइन करेगा तो NaCO3 के साथ करेगा, तो वैलेंसी वाइज चेक कर लो तो Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम का 1 होता है। MgCl के साथ करेगा तो ये बन जाएगा MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम का 2, क्लोरीन का 1। अब देखो पहले Na का Na में चेक करो, Mg का Mg में चेक करो, तो NaCl और Na2CO3, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी यहाँ पे हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और जब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटता है तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जुटता है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन हटता है तो भी रिडक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बोनेट यानी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया, यानी यहाँ पे हो गया आपका रिमूविंग, यहाँ पे क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। और आपको अभी मैंने बताया रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये आपका हो गया रिडक्शन। तो इसी प्रकार से आप रिडॉक्स भी देख सकते हो, और ये सारा का सारा आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में आएगा। अब हम लोग अगला एक बात करते हैं रिवर्सिबल। अगला हम लोग क्या बात करते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे, जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे, यानी दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन in which it takes place in both direction, it takes place in both direction, forward as well as backward, forward as well as backward। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाए, उनको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डबली एरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबली एरो के नाम से जानते हैं, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें सबसे खास बात, कुछ काम की बात इसमें क्या होगी कि रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म ए प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म द रिएक्टेंट और देयर ओरिजिनल स्टेट। यानी इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा, यानी वो अपने ओरिजिनल स्टेट में भी आ जाएगा। जैसे दोस्त वाला ले लो एग्जांपल, आप अगर अपने किसी दोस्त को एक तबला खींच के दे रहे हो तो उम्मीद करना कि आपका दोस्त भी प्यार से आपको एक तबला के रिटर्न कर देगा। दैट मींस रिवर्सिबल। ठीक है ना, यानी जितना दिए उतना दे दिया। अगर आप कमजोर हो और एक बरियार वाले हट्टा कट्टा दोस्त को, ठीक है, एक तबला खींच के दिए, और बरियार वाला जो स्टूडेंट है वो आपको उससे ज्यादा दे देगा, वो आपको क्योंकि ज्यादा मानता होगा, ठीक है ना, तो वो एक के बदले आपको 2-3 भी दे सकता है। तो कहने का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोग को क्लियर हो गया, यानी रिएक्टेंट आर एबल टू form a product and product are also able to form a reactant or their original state। मतलब रिवर्सिबल दोस्त पे वैलिड है और इरिवर्सिबल पापा मम्मी पे वैलिड है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्ड में होगा और दोस्त वाला जो होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। जल्दी से इसको पहले उतारो आप लोग।
हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3, डन डन डन, हो गया। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका दो एग्जांपल सबसे फेमस है। एक हम लोग बात करते हैं हैबर प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। और आपको पता है ना कि हैबर प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी N2 प्लस H2 डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, NH3। यानी इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल आपका सेम है, तो दोनों कंबाइन करोगे तो ये और ये मतलब कुछ नया चीज का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, दोनों सेम ही रहता है। सबसे खास बात, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और इसका मैंने कंडीशन आपको स्टार्टिंग में लिखवा रखा है। सबसे खास बात कि आज की क्लास में आपको ये पता चल पाया कि कौन से रिएक्शन सिंगल एरो का होगा और कौन सा रिएक्शन डबल। डबल एरो का मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला यही एक दो होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक ले लो। यानी H2O को जब अगर आप तोड़ोगे तो H2 प्लस O2, ये आपका दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है, यही सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल होगा। मतलब मान लो कि आप एक चैम्बर लिए हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग अलग रखे थे और दोनों को सेपरेटली किए थे और दोनों को फिर छोड़ दिए, लेकिन दोनों का चैम्बर क्लोज है, तो वो दोनों मिलकर अमोनिया भी बन जाएगा, और वो दोनों को फिर सेपरेट करोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता है। वाटर में भी आपका सेम कहानी है कि वाटर का जब हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये H2 प्लस O2 बन जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं। ठीक है, आप सिंपली पानी को लो, पानी को वेपोराइज करो, इवापोरेट करो, लेकिन जो सरफेस रहेगा ऊपर वाला वो क्लोज रखना। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा वो सेम कंडीशन है कि फिर पानी भी बन जाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर आल्सो एबल टू कन्वर्ट देयर रिएक्टेंट और ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया, ठीक है, ये दे देना, और जल्दी से एक चीज उसमें ये आप लिख देना कि आप जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे उसमें एक एक एग्जांपल आप सुटेबिलिटी के अनुसार उसमें आप टाइप कर देना, पूरा का पूरा रिएक्शन आप मैनेज कर लेना। रिवर्सिबल रिएक्शन, और हमारा दूसरा जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, आइए इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे और इसको याद करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए नाम ही से स्पष्ट है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में भी जाए और वही रिएक्शन आपका बैकवर्ड में भी जाए, यानी इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी बेसिकली आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि इस केस में रिएक्टेंट, इस केस में क्या कह सकते हो, रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट are also able to convert their original state, यानी इसका मतलब क्या, रिवर्सिबल अगर होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट के पास भी क्षमता है कि वो रिएक्टेंट को बना दे। जैसे जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल हम लोग एक यहाँ पे लेते हैं कि अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो बर्फ के पास कैपेसिटी है कि फिर बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो बर्फ के पास क्षमता है कि वो फिर पानी का रूप ले लेगा। तो अगर हम लोग बर्फ से पानी बना रहे हैं तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हुआ, और फिर पानी के पास क्षमता है कि वो बर्फ बन जा रहा है तो वो प्रोडक्ट से क्या बन गया, रिएक्टेंट। तो इस प्रकार का चेंज आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होगा। मतलब इसको हम लोग सेकंड में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट को बना रहा है और प्रोडक्ट के पास क्षमता है कि वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर ले। तो सेकंड पॉइंट इसका ये हो गया। अगर हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो इसका जस्ट वो उल्टा हो जाएगा। वो क्या होगा कि रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी पूरा का पूरा यही आपका टर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा, जैसे रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट आर not able to convert the reactant or their original state। यानी कहने का मतलब कि इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट और देयर ओरिजिनल स्टेट। यानी कहने का मतलब कि जो भी इरिवर्सिबल होगा
उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। जैसे अगर मम्मी पापा बेटा बेटी को मारे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, बेटा बेटी मम्मी पापा को नहीं मार सकता है। मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर एरो प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। अगर आप 10, 20, 50, 100 का नोट लिए हो, अगर आप उसको जलाते हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट के पास कैपेसिटी नहीं है कि फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट रिएक्टेंट का फॉर्म करे। तो कंबसन जो है, आप याद रखना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन का कुछ टाइप्स होता है, ये हम पिछले लेक्चर वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जैसे कंबसन रिएक्शन देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लो, रिडॉक्स रिएक्शन देख लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लो। ये जितना भी टाइप्स का रिएक्शन होता है वो सारा का सारा इरिवर्सिबल है। मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक एक आपका बेजर डिफरेंशिएट किए। दूसरा आपको हम इसका एग्जांपल दिए कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। तीसरा जो है रिवर्सिबल जो है वो आपका इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन होता है, और ये जबकि बहुत तेजी से होता है। आप सिंपली देख लो कंबसन, या जो अभी पिटाने वाला बात की है, ठीक है, यानी कंबसन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। ये आपका क्या है, फास्ट प्रोसेस है, ये आपका स्लो प्रोसेस है। अगला रिवर्सिबल में क्या होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पॉसिबल होगा, जबकि इरिवर्सिबल में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही पॉसिबल होगा। यानी कह सकते हैं यहां पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बोथ विल बी प्रोसीडिंग हियर, बोथ विल बी प्रोसीडिंग हियर। लेकिन इस केस में आप देखोगे ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इस केस में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही आपका टेक्स प्लेस करेगा, मतलब एक ही एरो की ओर जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इतने पॉइंट होने के बाद अगला पॉइंट आप कह सकते हो कि इसमें कंप्लीट कन्वर्जन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का नहीं हो पाएगा। आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे तो आपका रिवर्सिबल है। यानी अगर ये लगातार टूट रहा है तो ये लगातार बन रहा है, लगातार टूट रहा है, लगातार बन रहा है, लगातार टूट रहा है, लगातार बन रहा है। तो इसमें कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का। जबकि इसमें क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है, जीरो है, जब हम लोग इसको हीट किए तो रिएक्टेंट पूरा घट जाएगा और प्रोडक्ट आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो कि इसमें क्या कह सकते हो, कंप्लीट कन्वर्जन डू नॉट टेक्स प्लेस, कंप्लीट कन्वर्जन डू नॉट टेक्स प्लेस। और इसमें क्या कह सकते हैं, कंप्लीट कन्वर्जन टेक्स प्लेस। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, कंप्लीट कन्वर्जन टेक्स प्लेस। यानी आपको अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि इसमें पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जबकि इसमें जो है पूरा का पूरा कन्वर्जन हो पाता है। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है वो हम लोग क्या बात करेंगे, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। रिवर्सिबल में क्या है, एक पॉइंट याद रखना है, इट इज अप्लीकेबल फॉर लोमा, इट इज अप्लीकेबल फॉर लोमा। यानी जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसी में लोमा अप्लीकेबल होता है। और लोमा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक आता है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, एल को बोलते हैं लॉ, ओ को बोलते हैं ऑफ, एम को बोलते हैं मास, और ए को बोलते हैं एक्शन। ये इसका बहुत सारा ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा किसमें, रिवर्सिबल में। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर लोमा। यानी आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो टॉपिक है वो किस रिएक्शन में होगा, जो रिएक्शन आपका डबली एरो होगा, यानी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को प्रोसीड करता होगा, उसी में आपका ये लोमा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। यानी अभी आपको हम बेसिकली ये बताएं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में मेजर डिफरेंशिएट क्या है। आपके पास बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये रिवर्सिबल है और कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये इरिवर्सिबल है।
तो रिवर्सिबल के लिए बताएं कि दो तीन चीज बस याद कर लो, H2 प्लस O2, H2 प्लस Cl2 याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आप N2 प्लस H2 अमोनिया जो हैबर प्रोसेस से बनता है उसको याद कर लो, N प्लस O, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 ये याद कर लो आप। ये जितना भी बात किए वो आपका रिवर्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के आप जितना भी देखोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो सारा का सारा आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम लोग लोमा का बात करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब एक कुछ काम की बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हम बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ये होता क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब वह मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू इक्विलिब्रियम आर स्टेब्लिश्ड, यानी वैसा मिनिमम एनर्जी जिसके हेल्प से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। यानी यहां पे हम लोग इसको बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी विच आर required, which are required for the, which are required for the equilibrium are established। यानी कम से कम एनर्जी आपको लगाना है जिसके हेल्प से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होना चाहिए। और ये जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है ना उसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगा, वो क्या है, अगर आप एक ग्राफ को बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, आपका ये क्या है, प्रोग्रेस, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। आप अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते होगे तो रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे घटता है, प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। तो एक समय ऐसा होता है ना कि रिएक्टेंट ये आपका घट रहा है और प्रोडक्ट जो है आपका वो बढ़ रहा है। लेकिन एक समय आता है कि रिएक्टेंट जो है वो सबसे लोअर स्टेट में आ गया और यहां से आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी लगता है, यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी आपका लगता है, इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कम से कम वह एनर्जी जहां पे रिएक्टेंट जो है वो इस स्थिति में आ गया है कि अब रिएक्टेंट यहां से क्या बना सकता है, प्रोडक्ट। क्योंकि ये कम एनर्जी हो गया, अब इससे कम नहीं हो सकता है, ये इतना कम है कि अब रिएक्टेंट कंप्लीटली एबल है कि वो रिएक्टेंट से क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। तो कम से कम वह एनर्जी जहां पे रिएक्टेंट एबल हो रिएक्टेंट से क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट, उसी को हम लोग बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब ये एक ऐसा केस है यहाँ के बाद अब रिएक्टेंट जो है वो क्या बनाना शुरू करेगा, प्रोडक्ट। यानी यहां के बाद रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा और यही केस है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बनाना शुरू करता है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। यानी इक्विलिब्रियम को बेसिकली हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं। एक हम लोग बोलते हैं फिजिकल, एक हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। एक हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी नाम ही से स्पष्ट है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बारे में बात करेगा। यानी इसमें स्टेट चेंज होगा फॉरवर्ड से बैकवर्ड दोनों में। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसमें रिएक्शन चेंज होगा, यानी फॉरवर्ड से और बैकवर्ड में। ये सबसे पहले आप लोग माइंड सेट कर लीजिए कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में स्टेट चेंज होता है फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड में, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चेंज होता है फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड। ये दो पॉइंट आप लोग को याद रहेगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर धरातल पे देखा जाए तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर इज आल्सो एबल टू कन्वर्ट देयर ओरिजिनल स्टेट टू फॉर्म आइस। यानी अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो पानी भी बर्फ बनने की कैपेसिटी में आ सकता है। तो जब ये दोनों चेंज कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। और जहां पे स्टेट चेंज होता है दैट मींस उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप्स में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम।
मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, और एक को हम लोग बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है कि मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, जबकि आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अब दोनों का एग्जांपल देख लो। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं PCl5, आपको पता है कि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है कि इसका चार्ज Cl के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका चार्ज प्लस का 3 और इसका चार्ज प्लस का 5 होता है, क्योंकि Cl का हर वाले -1 होता है। तो कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा PCl3 और यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा PCl5। तो याद रखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ऐसे भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे PCl5 का जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये बनता है PCl3 और बनता है Cl2। यानी ये जो आपका इक्विलिब्रियम हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ? मॉलिक्यूल का। क्योंकि देखो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अगर PCl5 को आप ब्रेक डाउन करते हो तो PCl3 प्लस Cl2 मिलेगा, और PCl3 प्लस Cl2 को जोड़ते हो तो PCl5 मिलेगा। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। अगर आयोनिक का बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग को देखने को मिलता है वो CH3COOH। अगर इसका हम लोग इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH। इसका नाम आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका नेम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इथानोइक एसिड। कार्बन एक एक दो मिल गया, दो के लिए नाम होता है इथेन, दो के लिए नाम होता है इथेन, और एसिड है तो ई हटा के ओइक एसिड, नाम हो गया इथानोइक एसिड। या इसी को हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं, कार्बन एक है तो CH3 को बोलते हैं एसिड, तो नाम हो गया एसिटिक एसिड। जब हम लोग एसिटिक एसिड का हाइड्रोलाइसिंग करेंगे, यानी इसको जब हम लोग तोड़ेंगे H2O के प्रेजेंस में, यानी एक भाग को प्लस देंगे, एक भाग को क्या देंगे? माइनस देंगे, तो ये टूटेगा, क्योंकि ये एसिड है तो ये टूटेगा H प्लस में, ये टूटेगा किसमें? H प्लस में, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई? हाइड्रोजन आयन। और ये जो बन गया 1 1 2, 2 के लिए इथेन, और ये ईस्टर है तो नाम इसका क्या हो जाएगा? इथानोएट, इथानोएट आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोल सकते हैं? इसी को एसीटेट आयन। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में, किसकी चेंजिंग के कारण हो रहा है? आयन के चेंजिंग के कारण, यानी आयन के फॉर्मेशन के कारण। तो ये जो आपका बनेगा वो आयोनिक इक्विलिब्रियम बनेगा, ये जो आपका बनेगा मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बनेगा, और ये जो बनेगा वो फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेगा। ठीक है, बहुत इजी वे में है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी को किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। यानी अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, और जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन हमारा कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग बात किए N2 प्लस H2, तो N2 प्लस H2 जो है हमेशा क्या देगा? अमोनिया देगा, और ये जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस। जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस। अब इसमें दो बातें क्या क्या होंगी, आइए इसको हम लोग एकदम अच्छे से लेके चलते हैं। यानी पहले आप लोग एक काम करना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने आना चाहिए। तो जहां पे 3 रहता है वहां पे हम लोग 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे 3। एक बार चेक कर लेंगे, N2 हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, चलो टाइम। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें 2 बात, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कहानी रिवर्सिबल के लिए ही होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हम लोग इसका फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई बोलो तो? N2 प्लस 3H2, ये आपका बन गया, क्या बन गया? 2NH3, 2NH3, ये आपका हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे इसका फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? NH3, ठीक है, ये क्या आपका बन जाएगा? N2 प्लस 3H2। तो ये आपका 2 तरीके का रिएक्शन का फॉर्म हो गया, एक आपका फॉरवर्ड और एक हो गया बैकवर्ड। यानी जो सीधे जाएंगे फॉरवर्ड, जो उल्टा आएंगे वो बैकवर्ड। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसका एक और तरीका आपको बता रहे हैं जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट है, आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, N2 प्लस 3H2, ये हो गया 2NH3। ठीक है, ये आपका कर दो वैसे फॉरवर्ड, और ऐसे कर दो तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड। यानी लिखने का तरीका भी आपका चेंज हो सकता है, ये फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। तो 2 तरीका से आप लिख सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को।
अब यहाँ पे आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या क्या है, चलिए हम इसको लिखते नहीं है, समझाते हैं, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। पहला पॉइंट, आप अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हो, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आप अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, यानी यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन है, N2 एंड H2, ठीक है। इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा बाबू, मैक्सिमम होगा। पहली बात है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या लिए हो, N2 लिए हो, H2 लिए हो, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भर भर के लिए हो, तो इसका शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है और शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का बहुत ही क्या है, कम है। क्योंकि जब रिएक्शन धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे प्रोसीड होगा, तो ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट यानी N2 और H2 का मैक्सिमम है। और यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बात करेंगे तो रिएक्टेंट अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। यानी बहुत कम का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नहीं के बराबर, जीरो होगा। यानी NH3 का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर होगा। यानी शुरुआती में रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं होता है, तो प्रोडक्ट बहुत कम है, ठीक है। जब आपका रिएक्शन शुरू होगा तो टाइम जो है t=0 से लेके t= क्या हो जाएगा, t होगा, ठीक है। यानी जब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो अभी तो समय 0 है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया, लेकिन जब समय धीरे धीरे बीत रहा है तो आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये 3 पॉइंट आपको याद हो गया। इसी में यहीं पे लिख देते हैं चौथा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत जरूरी है, समय के साथ क्या होगा, समय के साथ रिएक्टेंट का जो भी पार्टिकल्स होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का पार्टिकल या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यानी रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेजुअली डिक्रीजेज। कहने का मतलब कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे घटेगा। उसके साथ ही साथ पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजेज। यानी रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट जो है वो आपका धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट जो है वो घट रहा है और रुक गया, प्रोडक्ट जो बढ़ना शुरू किया था वो भी रुक गया। यानी जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट सेम आ जाएगा, डेट मींस उस केस पे क्या स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी उस स्टेट में क्या स्टेट स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम। यानी ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको जानना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके दिमाग में छप गया। शुरुआती में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्वल आएगा उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब इसी का एक और फॉर्म देख लेते हैं, वो फॉर्म क्या है, तो वो फॉर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्म से किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिर एक ग्राफ लेंगे और आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका टाइम होगा और यहाँ पे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज करेगा। यानी यहाँ पे आप ROR कर लो। अब एक मिनट और इसको ध्यान से आप लोग देख लो। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे घट रहा है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, N2 प्लस H2 ये बन गया NH3। यानी ये जो है वो आपका कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है और आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होता है,
बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी NH3 जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे N2 प्लस H2, यानी ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन लगातार धीरे धीरे घट रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा यानी वहां पे डेल्टा जी का वैल्यू आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब ये होगा तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वहां पे इक्विलिब्रियम जो हो गया वो क्या हो गया, इस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है, यही आपका यहां तक मेन था, आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। तो बेसिकली अभी हम लोग देखें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोमा क्या होता है, और ये एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वाला टर्म है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का आज आपका थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बता दिया गया। लोमा का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। लोमा का मतलब होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोमा बोलते हैं। सबसे पहला चीज की इसका जरूरत क्या पड़ा, ये होता क्या है, और इसका हम लोग यूज इक्विलिब्रियम में क्यों करते हैं, इसके बारे में समझिए। ये एक प्रकार का इट इज ए क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम। ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम है। इट इज ए क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम which are established on 1864। यानी ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके हेल्प से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट पता चल पाता था, क्वांटिटी पता चल पाता था कि वो इक्विलिब्रियम के केस में कितने क्वांटिटी को फॉलो बैक दे रहा है। और इसका डिस्कवरी हुआ था सन 1864 ईस्वी में। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी एरो प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसका हमको लोमा लिखना है तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, यानी बेसिकली हम लोग इसका लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए, और जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये इसके पावर में आ जाता था अल्फा, बी इसके पावर में आ जाता था बीटा, और क्या है सी इसके पावर में आ जाता था गामा। क्लियर हो गया। ROR प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल के साथ आता है कांस्टेंट के, और यहाँ पे ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा, और यहाँ पे सी का पावर जो होता है वो क्या होता है, गामा होता है। यानी ये जो बेसिकली टर्म है इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें कुछ कुछ टर्म आपको बहुत ही ज्यादा देखना और समझना होगा। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल के लिए। अभी आपको हम बेसिकली एक रिएक्शन के टर्म में बता दिए, लेकिन ये कभी भी किसके लिए वैलिड होता है, तो ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, पहली चीज। दूसरा जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो आपके रिएक्टेंट के लिए वैलिड होता है। अगर आप इसको 100% एफिशिएंसी के अनुसार देखोगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए वैलिड होता है। और इसमें ये जो की आता है, इस के को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या के को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट में भी इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो भी आपका पावर आया है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तीनों को जोड़ने के बाद जो टर्म मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हो गया सभी को क्लियर। तो लोमा जो है एक प्रकार का क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम है जिसको हम लोग 1864 ईस्वी में डिस्कवर किए थे। और एक कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी एरो प्रोडक्ट, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो ईच रिएक्टेंट के रेस्ट पावर में आ जाएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी हटता है इक्वल के साथ कांस्टेंट आता है। ये सभी को क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ पे आप लोग को एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग देन इसका पूरा स्टेटमेंट देखेंगे।
जैसे अल्फा ए प्लस बीटा बी, एरो प्रोडक्ट, एरो क्या बना आपका यहाँ पे, प्रोडक्ट बना। जब ये प्रोडक्ट बना तो आपसे कोई पूछेगा वेयर, पहले तो छोटा छोटा टर्म के बारे में सीख लो। वेयर, ए क्या है आपका, ए एंड बी क्या है, तो ए एंड बी आर द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया, यानी ए और बी जो है रिएक्टेंट का क्या है, एक्टिव मास है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। या इसी को एक चीज और बोल सकते हो, द ए एंड बी आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो चीज के बारे में मैंने जिक्र किया, क्या किया कि ए और बी जो है रिएक्टेंट का एक्टिव मास है, या ए और बी को हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द स्टोइकोमेट्री, ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। यानी यहां पे जो आपका अल्फा और बीटा आपको दिखाई दे रहा है, वो अल्फा और बीटा जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, रिएक्टेंट ए और बी का। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यानी ये जितना भी टर्मिनोलॉजी था इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। ठीक है, ये जितना भी टर्मिनोलॉजी था इसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया। ठीक है, अगर इसका हमको लोमा लिखना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोमा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोमा, अगर हम लोग लोमा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, और जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसके पावर में, यानी अल्फा और यहाँ पे बीटा। अगर इसका हम लोग को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे। सभी को क्लियर हो गया ये। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि आर ओ आर प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल कांस्टेंट आ गया कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए का पावर अल्फा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी या एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बीटा। ये आपका लोमा का पूरा सीक्वेंशियल फॉर्म हो गया। अब सबसे बड़ा चीज यहाँ पे फंसता है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। यानी अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में, अभी हम लोग जिक्र करने वाले स्टेटमेंट, और सीधे आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ध्यान से, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, the rate of chemical reaction is directly proportional to the multiple product of, is directly proportional to the multiple product of। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। यानी रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है उसका मल्टीपल प्रोडक्ट, या तो आप इसको एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी कह सकते हो या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी कह सकते हो। एंड द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ each reactant term, each reactant term is called law of mass action, is called law of mass action। सभी को डिफिनेशन क्लियर हो गया। The rate of chemical reaction is directly proportional to the multiple product of active mass of reactant A and B, and the stoichiometric coefficient is raised to the power of each concentration term of reactant। ठीक है, each concentration term of reactant, यहाँ पे each concentration term लिख सकते हो, each concentration term of reactant।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यानी ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसी का अगर यूजुअली टर्म में लिखोगे, अगर इसी को हम लोग यूजुअली टर्म में लिखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं आर ओ आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट के, और जो भी आपके पास रिएक्टेंट होगा, जो भी आपके पास रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर पर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आपका लोमा का एक यूजुअली फॉर्म हो गया, ये यूजुअली टर्म हो गया। आइए हम अब आपको बताए थे कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग देख रहे हो, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग देख रहे हो, ये कभी भी होगा तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के किसके लिए होगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, 4A रिवर्सिबल रिएक्शन, 4A रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए इसको प्रूफ करते हैं, यानी A प्लस बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम C प्लस D। अब इसका कोफिशिएंट सबका स्मॉल ले लो, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। यानी यहां पे सबको पहले क्या क्या पता चल गया कि वेयर a और b ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है इस केस के लिए, और स्मॉल a स्मॉल b स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, c एंड d आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और सी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। आइए यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। जब हम लोग आगे जिक्र करते हैं, आगे देखते हैं, तो इसमें दो प्रकार का रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार का रिएक्शन होगा, कौन कौन, तो एक आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, एक आपका बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का जब हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं तो क्या होगा, बोले तो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी एरो, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया मान लिया जाए। तो इसका जब हम लोग को निकालना होगा लोमा यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पावर स्मॉल ए बी और पावर स्मॉल बी, यानी आर ओ आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए बात करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आरएफ जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आरएफ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो फॉरवर्ड के लिए होगा। ठीक है, तो यानी ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। इसको आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। क्लियर हो गया। अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे, जैसे हम लोग आगे आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे हम लोग फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में जिक्र करते हैं तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी एरो, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा, उस केस में ये रिएक्टेंट और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, मोलर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर सी, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डी पावर स्मॉल डी। तो जब निकालेंगे तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड नहीं है, रेट ऑफ बैकवर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होगा वो बैकवर्ड के लिए हो जाएगा, सी का पावर स्मॉल सी और डी का पावर स्मॉल डी। बोलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना के छोड़ दें। ठीक है, अगला स्लाइड लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। क्या बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम। तो जब हम लोग यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों को मिलाओ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा। ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा, और आर एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखो, पहले के एफ है। ठीक है, उसके बाद ए का पावर ए और बी का पावर बी इज इक्वल टू आर बी का क्या है, के बी, सी का पावर सी और यहाँ पे डी का पावर डी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, के एफ बाई के बी। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये वाला टर्म जो इधर आएगा अभी मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो ये पहले आपका ये वाला टर्म ऊपर रह जाएगा, सी का पावर सी और यहाँ पे डी का पावर डी, और बाई
ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल बी, ये आपका हो गया। और यहाँ पे के एफ बाई के बी, यानी यहाँ पे कह सकते हो कि द रेशियो ऑफ के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के सी, यानी के एफ बाई के बी का जो रेशियो होता है उसको के सी बोलते हैं। यानी यहाँ पे एक नया टर्म आ गया के सी का मतलब क्या होगा, यानी कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी जो रेट कांस्टेंट आएगा वो किसके टर्म में आ गया, आपके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हो के एफ बाई के बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, के सी इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, सी का पावर सी, डी का पावर डी, और बाई ए का पावर स्मॉल ए, और यहाँ पे बी का पावर स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। अब बताइए जब के सी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन या दोनों एक्टिव मास, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी और डी ये दोनों आपका एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों आपका सेम ही है। अगर एक्टिव मास है तो ये भी एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन है तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब दोनों सेम बीच में मल्टीप्लाई तो पावर जोड़ देते यानी सी प्लस डी हो जाएगा बाई, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। आप लोग टेंशन नहीं लोगे, या तो एक्टिव मास या तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों तो सेम ही टर्म है, तो दोनों का बेस से मल्टीप्लाई तो पावर जोड़ देंगे ए प्लस बी। जब ये दोनों का बेस सेम डिवाइड तो पावर घट जाएगा, यानी के सी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, सी डी बाई ए और बी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी प्लस डी और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। और इसका सॉल्व का मतलब क्या कि पहले ये जो था वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़े हैं माइनस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको जोड़े हैं और दोनों को घटा रहे हैं। तो इन दोनों को घटाने के बाद एक हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं कि के सी इज इक्वल टू सी का कॉन्सेंट्रेशन, डी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा एन जी, और यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला होगा। ये कुछ नहीं है, डेल्टा एन जी का मतलब द डिफरेंसेस बिटवीन, यानी इसको भी लिखना है तो लिख सकते हो वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, वेयर डेल्टा एन जी इक्वल टू द differences of the difference between a stoichiometric coefficient, the difference between the sum of a stoichiometric coefficient of product and the sum of a stoichiometric coefficient of reactant। बस यही आपका चीजें हैं और यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। थोड़ा सा और इससे हम लोग आगे जाते हैं। तो अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो जरा सोच के बताओ, आर गैसियस कांस्टेंट और टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू एन को एन छोड़ दो और भी मल्टीप्लाई को इधर आ तो डिवाइड में ये हो गया आर बाई एन बाई भी आर टी, ठीक है। तो पी आपको पता है ना कि एन बाई वी नंबर ऑफ मोल बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आर टी, ठीक है। ये भी कांस्टेंट और इक्वल, तो इक्वल और कांस्टेंट हटता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो यानी यहाँ पे हुआ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट और इक्वल दोनों हटा। तो यानी यहाँ पे पता चला आपका कि प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to its concentration, यानी एक चीज आपको पता चल गया ना कि ये जो Kc है वो अब Kp के भी टर्म में आ सकता है, यानी जहां जहां C है वहां वहां हम लोग रिप्लेस करके P यानी प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो अभी हम लोग Kc देखें, फिर Kp देखेंगे, फिर दोनों का रिलेशन देखेंगे, फिर बहुत सारे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी का ये जो बेसिक आपका लूमा का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया, एक बार आप लोग इसको देख लोगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ, अगला हम लोग का टॉपिक क्या आएगा इसी में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है ना, यानी रेट कांस्टेंट के का यूनिट बताना है किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। आइए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पहले जल्दी से फॉर्मूला देख लीजिए। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी पावर स्मॉल सी, एक्टिव मास ऑफ डी पावर स्मॉल डी, एक्टिव मास ऑफ ए पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ठीक है, अब उसके बाद जब Kc यहाँ पे निकाले थे तो क्या हुआ था, सी डी पावर क्या हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे कर देते। ठीक है, ये तो आपको पीछे वाले सीन में बता ही दिए थे। ठीक है ना, डेल्टा एन जी, बस कुछ नहीं है, इसका सम और इसका सम दोनों का डिफरेंस। चलिए देखिए, ये आपका था। अब हम लोग इसका यूनिट निकाल रहे हैं, कैसे यूनिट को हम लोग निकालेंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग केसी करते हैं यहाँ पे, तो ये सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्टिव मास, सेम ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है। और हम लोग को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें तो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है या तो मोल पर लीटर या तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आप कह सकते हो, ये दो यूनिट होता है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, मोल पर लीटर, इसका क्या लेंगे हम लोग, मोल पर लीटर। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एकदम तोड़ के बता देते हैं, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो, बाई ये भी आपका क्या हो गया, मोल पर लीटर ए, ये आपका क्या हो गया, मोल पर लीटर बी। जब यहाँ पे आप केसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर दोनों का बेस सेम, तो मोल पर लीटर और ये पावर में हो जाएगा सी प्लस डी। सेम कहानी, मोल पर लीटर और ये पावर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। जब बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिवाइड है तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये मोल बाई लीटर, और C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं Kc इज इक्वल टू मोल बाई लीटर और डेल्टा एन जी या डेल्टा एन। ठीक है, यानी यूनिट निकालने का फॉर्मूला आपका यही बना। अब डायरेक्ट इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc in a given केमिकल रिएक्शन, यानी Kc का यूनिट क्या होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में N2 प्लस H2 एरो NH3, इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैलेंस करो। तो जहां पे 2 रहता है वहां पे 3, जहां पे 3 रहता है वहां पे 2, लगा के चेक करते हैं तो देख लो N2 H6 हो गया यहाँ पे। अच्छा, जब हम लोग Kc को निकालेंगे तो Kc निकालने के लिए आपको हम क्या बताएं, सिंपल सा चीज बताएं, मोल बाई लीटर डेल्टा एन जी, यानी दोनों को घटा देना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोल बाई लीटर घटा देना है, यानी इससे माइनस इसका, आपको तो बताया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का सम, तो प्रोडक्ट कितना है 2 और माइनस रिएक्टेंट का सम 3 और कुछ नहीं 1, तो 3 और 1 4, यानी Kc इज इक्वल टू मोल बाई लीटर और माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Kc इज इक्वल टू, माइनस को हटाओगे तो लीटर बाई मोल होगा। ठीक है, ये 2 हो गया, यानी Kc इक्वल टू आंसर आ गया लीटर का स्क्वायर इंटू मोल का पावर -2। ठीक है, ये आपका एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया। करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला जो है मोल बाई लीटर लिख देना है, प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट हो, ठीक है, उसको जोड़ के माइनस रिएक्टेंट का जो उसमें से उसको क्या करना है, घटा देना है। यही आपका सबसे सिंपल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग में चाहोगे तो लॉन्ग में बना लो, देखो लॉन्ग में बना के दिखा देते आपको। Kc जब निकालोगे, हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं, जब आप यहाँ पे Kc निकालोगे तो सिंपली क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे तो NH3 का पावर 2 कर दोगे, बाई रिएक्टेंट का लिखते थे N2 का पावर 1 कर दोगे, और H2 का पावर यहाँ पे क्या कर दोगे 3 कर दोगे। जब Kc निकालोगे तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ऊपर हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 2, और ये दोनों बेस सेम, तो पावर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और पावर 4 हो जाएगा। जब Kc यहाँ पे निकालोगे तो दोनों का बेस सेम, तो ये हो जाएगा मोल बाई लीटर और 2 में से 4 घट जाएगा, यानी जब Kc यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में चेंज करोगे तो लीटर बाई मोल का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी Kc इक्वल टू हो गया लीटर का स्क्वायर इंटू मोल का पावर -2, ये इसका यूनिट हो गया। यानी सबसे सिंपल आपको तरीका बताया यूनिट निकालने के लिए। क्लियर हो गया आपको, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन आपका आज क्लियर हुआ। यानी लोमा का हम लोग आज आगे क्लास प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है Kc
Kc डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे हैं किसके टर्म में, सी का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी दो फैक्टर के चेंज होने से केसी का वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपका जो केसी का वैल्यू है वो सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आपका क्या है, पहला आपका रिएक्शन कोफिशिएंट, पहला आपका क्या है रिएक्शन कोफिशिएंट, और दूसरा आपका क्या है टेम्परेचर, दूसरा आपका क्या है टेम्परेचर। यानी अगर इन दोनों को हम लोग बदलेंगे, रिएक्शन कोफिशिएंट को और टेम्परेचर को अगर बदलेंगे तो हमारा केसी का वैल्यू चेंज होगा, कैसी केसी के वैल्यू में बदलाव आएगा। अगर हम इसके बदले प्रेशर का बात करेंगे, अगर हम लोग इसके बदले कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे, तो आप लोग याद रखना ये एक प्रकार का एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन हो गया कि केसी का वैल्यू किस किस जगह पे चेंज कर सकता है, क्या क्या बदलने पे केसी का वैल्यू चेंज करेगा। तो वो सिर्फ रिएक्शन कोफिशिएंट, वो सिर्फ टेम्परेचर, इन दोनों के वैल्यू को चेंज करने पे हमारा केसी का वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन में प्रेशर का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हमारे केसी का वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। और सबसे खास बात कि जो केसी डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, वो दोनों फैक्टर एक आपका डायरेक्टली है, दूसरा इनडायरेक्टली है। अगर वो रिएक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है तो रिएक्शन कोफिशिएंट जो है वो आपका थ्योरेटिकली होगा, वो आपका क्या होगा थ्योरेटिकली होगा, जबकि टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है वो आपका क्या होगा प्रैक्टिकली होगा। ये एक छोटा छोटा बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा समझना होगा, ठीक है ना। ये जो केसी रिएक्शन कोफिशिएंट पे जो डिपेंड करता है वो थियोरेटिकली होगा, वो थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे अभी, ठीक है। और जब टेम्परेचर को डिपेंड करेगा तो प्रैक्टिकली होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो केसी का वैल्यू बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, तो ये आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाई देगा और वो थियोरेटिकल रूप से दिखाई देगा। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। आइए इसको हम लोग एक प्रूफ करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कोफिशिएंट को प्रूफ करते हैं, पहले टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिकली एक रिएक्शन ले ले रहे हैं H2 प्लस Cl2, ये आपका बन गया, क्या बन गया HCl। एक चीज ध्यान देना कि अगर हम लोग जो पिछले सेशन में लोमा किए थे लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कंप्लीटली वैलिड है किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो H2 प्लस Cl2 अगर हमारा यहाँ पे HCl बनता है तो इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है और किस किस रूप में ये बदल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे आधा लिखते हैं और हम लोग यहाँ पे आधा, अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो आधा ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यानी यहाँ बैलेंसिंग फॉर्म में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे H2 लिखते हैं और यहाँ पे Cl2 लिखते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर हम लोग यहाँ पे AC लिखते हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे H का 2 मोल है, यहाँ पे Cl2 का 2 मोल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो बताइए दोनों तो रिएक्शन एक ही है ना, दोनों आपका जो रिएक्शन है वो एक ही है, लेकिन दोनों का जो बैलेंसिंग फॉर्म हो गया वो दोनों अलग अलग हो गया। तो इस केस में केसी का वैल्यू दोनों में क्या होगा अलग अलग होगा, यानी केसी जो है वो डिपेंड किया किस पे, रिएक्शन के कोफिशिएंट पे। अगर हम लोग यहाँ पहला केस में केसी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl का कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी H2 का कॉन्सेंट्रेशन 1/2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1/2, ठीक है। यानी यहाँ पे केसी का वैल्यू चेंज किया। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे भी केसी का वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे HCl प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेज़ टू द पावर जाएगा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यानी कहीं ना कहीं आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि जो भी हमारा केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, वो हमारे रिएक्शन के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा रिएक्शन का कोफिशिएंट किसी भी केस में चेंज करेगा तो हमारा किसका वैल्यू, केसी का वैल्यू हमेशा क्या करेगा, चेंज करेगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना होगा। दूसरा टेम्परेचर, तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन का वैल्यू वैसे वैसे आपका चेंज करेगा, ठीक है। अगला हम लोग कर रहे हैं, इसी को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए अब आपको एक तरीका प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद आपका कैसा भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए इफ Q1 is the equilibrium constant for the chemical reaction A plus B रिवर्सिबल C plus D। यानी हम क्या बताएं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि K1 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस केमिकल रिएक्शन के लिए, A plus B रिवर्सिबल C plus D के लिए।
एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका रिवर्सिबल करो तो क्या हो जाएगा, C प्लस डी डायनेमिक इक्विलिब्रियम A प्लस बी इज 1/K1। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले ये तो आप लोगों को तो पता चल गया कि जब आपका सीधा वाला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो इसको जब पलटेंगे तो वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/K1। ये तो आपको पता चल रहा है वैसे भी, लेकिन हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। आइए इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। यानी क्या बताया आपको कि सीधा वाले रिएक्शन में, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं A प्लस बी, एकदम ध्यान से देखेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम C प्लस डी। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या है, K1 है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी आप इसको कह सकते हो फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें K1 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी C का कॉन्सेंट्रेशन, D का कॉन्सेंट्रेशन बाई A का कॉन्सेंट्रेशन और फिर किसका कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, यानी C प्लस डी डायनेमिक इक्विलिब्रियम A प्लस बी। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या ले रहे हैं, K2। तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड रिएक्शन। और जब यहाँ पे आप K2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पहले प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड हो गया और ये बैकवर्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड वाला रिवर्सिबल का बात करते हैं तो जो K2 है वो क्या है, पहला का उल्टा है, यानी 1 हम लोग क्या कह सकते हैं, K1 यहाँ पे कह सकते हैं ना। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सेकंड वाला है वो 1, पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है, रिवर्सिबल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी इसका लिखने का मतलब देखो, डायरेक्ट एक आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपका दिमाग सीधे फ्रेश कर देगा। अगर आपका N2 प्लस H2 एरो NH3 दे दिया, ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लो, N2H2 यानी H2 है तो यहाँ पे क्या लगा दो 3। बताया था आपको कि जहां पे रिएक्शन में 3 रहता है वहां पे 2 लगाओ, 2 वाला 3 पे चेक करो। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 2 लगाओ तो N2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 3 2 निकले 6, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, इसमें आपको जब Kc का वैल्यू 1/20 दे दिया, देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्या आपको बोले हैं N2 प्लस 3H2 डायनेमिक इक्विलिब्रियम 2NH3 जिसमें Kc का वैल्यू आपको 1/20 दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगर आपसे पूछ दिया 2NH3 डायनेमिक इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2 में अगर पूछ दिया Kc का वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे। तो आपको तो पता है कि जब एक बार रिवर्स में पूछेगा तो इसका आंसर सेकंड टाइम में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 20 के रूप में पूछता तो जब रिवर्स करते तो आंसर क्या हो जाता, 1/20। यानी ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप इसको याद रखना। यानी सिंपली माइंडसेट अगर हम लोग करें तो अगर कोई भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो, बेसिकली अगर कोई भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो जिसमें पहला वाला कांस्टेंट का वैल्यू सिंपली K1 दिया है, तो जो दूसरा वाला जो कांस्टेंट होगा वो 1/K1 आएगा। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक के लिए प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए आप लोग पहले यहां तक इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपका उससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, नोट नंबर 2 देखिए, इफ K1 is the equilibrium constant, K1 is the equilibrium constant for the chemical reaction P equilibrium Q। यानी क्या बताएं कि K1 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस केमिकल रिएक्शन के लिए, P डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q, एंड K2 is the equilibrium constant, K2 is the equilibrium constant, यहाँ पे छूट गया, K2 is the equilibrium constant for the chemical reaction R dynamic equilibrium S। यानी K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है P डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q के और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है R डायनेमिक इक्विलिब्रियम S के। तो यहाँ पे एक फॉर्म आता है, ठीक है, वो फॉर्म आपका क्या है, P प्लस R डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q प्लस S। अगर ऐसा आपसे पूछेगा तो इसका जो वैल्यू है वो K1 इंटू K2 के बराबर होगा। एकदम आप लोग माइंड सेट कर लो, एकदम डायरेक्ट ट्रिक आपको हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन है। एक आपका P डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है,
दूसरा केमिकल रिएक्शन आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो जब दोनों के रिएक्टेंट का सम कर रहे हैं यानी P प्लस R और दोनों के प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं Q प्लस S, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो आंसर आएगा वो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रूव करें कि ये एक्चुअली में सही है कि गलत है। देखिए जब हम लोग इसका प्रूफ करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं अभी कि सबसे पहले हम लोग P डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q का बात कर रहे हैं। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या है K1 है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा Q बाई P। ठीक है, अब ये सेकंड के लिए आइए, अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि इसका R डायनेमिक इक्विलिब्रियम S का बात करते हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हम लोग K2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा S बाई R हो जाएगा। K1 और K2 निकल गया। अब जब रिएक्टेंट का सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का सम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P प्लस R डायनेमिक इक्विलिब्रियम Q प्लस S करते हैं तो क्या होगा देखिए P प्लस R। तो मान लीजिए कि जब हम लोग यहाँ पे P प्लस R रिएक्टेंट कर रहे हैं तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसको हम लोग क्या मानते हैं K3 मानते हैं। तो जब K3 मानते हैं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी Q S रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन P और यहाँ पे क्या हो गया R हो गया। तो इन दोनों का जो सम हो गया उसको हम लोग एक नया कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं K3। जब हम लोग यहाँ पे K3 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है Q बाई P। तो Q बाई P को हम लोग क्या बोल रहे हैं K1, तो Q बाई P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं K1 मल्टीप्लाई S बाई R। S बाई R का वैल्यू यहाँ पे क्या है K2 है। यानी ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 आया और K3 इक्वल है किसके P प्लस R, तो P प्लस R जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये आपका केस 2 है और इससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं फिर उस पे हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। जैसे एक आता है फॉर्म आपका A डायनेमिक इक्विलिब्रियम B, इसमें K1 का जो वैल्यू दिया है वो मान लो कि 10 दिया होगा, ठीक है 20 दिया होगा, ठीक है। और C डायनेमिक इक्विलिब्रियम D, ठीक है, इसमें आपका K2 का जो वैल्यू दिया है वो 1 बाई क्या दिया हुआ है 20। अब इसमें पूछ रहा है A प्लस C डायनेमिक इक्विलिब्रियम B प्लस D, इसका कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है K3 का वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। तो ये तो आपको डायरेक्ट आपको हम बता ही दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 इंटू K2, यानी डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 1 बाई 20 कट छट के कितना आ गया आंसर 1 आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे M डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर n हो गया, इसका वैल्यू अगर 2.5 हो गया, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे P डायनेमिक इक्विलिब्रियम S हो गया, इसका वैल्यू आपका 4 हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया है M प्लस P डायनेमिक इक्विलिब्रियम N प्लस S, ठीक है, इसमें K3 का वैल्यू अगर पूछ दिया तो सिंपल आपको बताया ना K1 इंटू K2, ये तो आपका कांस्टेंट K1 है और ये आपका क्या है K2 है। तो सिंपली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 2.5 इंटू 4, ये हटेगा कितना हुआ 10 हुआ, कटाओ 2 से 2 बार में 2 से 5 बार में 50 25 और 5 दूनी के 10, यानी आपका ये एक सिंपल फॉर्म बन गया। यानी इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल बनेगा आप लोग इसको सॉल्व, यानी टॉपिक आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सभी लोग सबसे पहले टॉपिक लगा लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आइए देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग कहते किसको हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे टर्म आता है जिस टर्म के बारे में हम लोग सुने होंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप अगर देखे होंगे कि आप अगर किसी भी फ्रीज पे अगर व्हाइट लाइट को पास करवाते थे तो ये व्हाइट लाइट जो है जहां से वो टकराता था उस पोर्शन को हम लोग स्लिट बोलते थे, और ये व्हाइट लाइट जो था वो बेसिकली 7 कलर में डिवाइड हो जाता था। कितने भाग में बट जाता था 7 भाग में डिवाइड हो जाता था, 7 भाग में बट जाता था, ठीक है। और ये 7 कलर को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते थे, एक हम लोग यहाँ पे क्या लगाते थे विजिबल स्क्रीन लगाते थे, इसी को हम लोग बैंड ऑफ लाइट के नाम से जानते थे, बैंड ऑफ लाइट। ये एक विजिबल स्क्रीन था, इस विजिबल स्क्रीन पे ये जो 7 कलर था 7 जो कलर था वो आपको दिखाई दे रहा था, और इसी घटना को हम लोग बोलते थे स्पेक्ट्रम। क्या बोलते थे स्पेक्ट्रम। यानी पहला चीज आपको क्लियर हो गया स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट। यानी स्पेक्ट्रम क्या है, जब कभी भी हम लोग व्हाइट लाइट को या किसी भी लाइट को किसी चीज से टकराए और टकराने के बाद जो कलर का फॉर्मेशन होता है उस कलर को जब हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो वही कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। और जब स्पेक्ट्रम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम में देखा गया दैट मींस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अब आइए इस चीज को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बोलता है, यानी व्हेन
इलेक्ट्रॉन when electron are returned from higher orbit to lower orbit, यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा, आएगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, देन द एनर्जी इज इमिटेड in the form of light. Then the energy is emitted in the form of light, and the light is visible by the help of a spectrum, and a spectrum is obtained by hydrogen atom, is called hydrogen spectrum, देखिए क्या बोलता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां पे बेसिकली क्या बोला, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो उस केस में एनर्जी इमिट होता है, यानी आपके पास बचा रहता है, ठीक है। और जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको लगता है एब्जॉर्ब होता है। तो सिंपल सा कंडीशन है, ये आपको नेचर लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो उस केस में एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इमिट होगा। किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। और उस लाइट को विजिबल करने के लिए हम लोग किसके हेल्प से मदद करेंगे, तो उस लाइट को देखने के लिए हम लोग को स्पेक्ट्रम चाहिए, जिससे बैंड ऑफ लाइट हम लोग को दिखाई दे। और सबसे पहले स्पेक्ट्रम अगर एटम ही दिखाई दिया तो वो एटम का नाम था हाइड्रोजन, इसीलिए उसका नाम पड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया सभी को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो उस केस में एनर्जी जो होगा वो इमिट करेगा, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। और वो लाइट विजिबल होगा, बैंड ऑफ लाइट दिखाई देगा, कहां पे, स्पेक्ट्रम के हेल्प से, क्योंकि स्पेक्ट्रम में ही कलर ऑफ लाइट यानी जितने भी लाइट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। और यह स्पेक्ट्रम सबसे पहले किस एटम में देखा गया, हाइड्रोजन एटम में, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सभी को क्लियर हो गया। अब जब आप लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टर्म क्लियर हो गया, तो अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार के सीरीज बनते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप लोग, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉलोइंग सीरीज आर ऑब्टेन्ड। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास कुछ सीरीज का फॉर्मेशन होता है। वो सीरीज कौन कौन है वो आपको याद करना होगा। देखिए सीरीज का आपको हम सबसे पहले नेम मेंशन करते हैं, और ये सीरियल वाइज ही आप इसको याद करिए, ठीक है ना। आप इसको सीरियल वाइज ही याद कीजिएगा। पहला है आपका लाइमन सीरीज, पहला आपका क्या है, लाइमन सीरीज। दूसरा आपका क्या है, बाहमर सीरीज। तीसरा आपका क्या है, पास्टन सीरीज। चौथा आपका है ब्रैकेट सीरीज। पांचवा है पीफन सीरीज। और छठा है आपका हम्पीरेज सीरीज। क्या बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल कितने बनते हैं सीरीज, तो 6 बनते हैं। लाइमन सीरीज, बाहमर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज और हम्पीरेज सीरीज। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सातों, ये मतलब जितने भी 6 हैं वो बनेंगे कैसे। तो ये हम आपको एक तरीका बता रहे। देखिए आपके पास मान लीजिए कि ये एनर्जी, ठीक है, या कहोगे पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आएगा लाइमन सीरीज, हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा बाहमर सीरीज, हायर ऑर्बिट से तीसरे में आएगा पास्टन, चौथे में आएगा ब्रैकेट, पांचवे में आएगा पीफन, छठे में आएगा हम्पीरेज। जैसे व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न कर रहा है कहां से, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसको हम लोग बोल देंगे लाइमन सीरीज। इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, लाइमन सीरीज। सबको क्लियर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन आपका रिटर्न हो रहा है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, देन ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड, दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। क्लियर हो गया। लाइमन सीरीज किसको बोलोगे, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड, दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब उसी प्रकार से अगर सेकंड का बात करेंगे बाहमर, तो
हायर ऑर्बिट से किस में आएगा, सेकंड ऑर्बिट में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्बिट में इसको ला दीजिए। देखिए अब आपका ये सारा का सारा सेकंड ऑर्बिट में आ गया। तो सेकंड ऑर्बिट में जैसे ही आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। सबको क्लियर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा लाइमन सीरीज, हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा बाल्मर सीरीज। हम देखिए यहाँ पे एक तरीका कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिटर्न करेगा हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो उसका नाम हो जाएगा पास्टन सीरीज। ठीक है, यानी थर्ड ऑर्बिट में भेज दीजिए, थर्ड ऑर्बिट में आप यहाँ पे भेज दीजिए। देखिए थर्ड ऑर्बिट में हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ से हायर ऑर्बिट से कहां भेज रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में। हायर ऑर्बिट से हम लोग कहां भेज रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में। तो ये जो सीरीज ऑब्टेन्ड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पास्टल सीरीज। क्या बोलेंगे, पास्टल सीरीज। ठीक है, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड, दिस सीरीज इज कॉल्ड पास्टल सीरीज। ठीक है, देखिए एक्चुअली हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है, लेकिन ये अलग अलग सीरीज को डिफाइन करने के लिए ऑर्बिट के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए अगला, जब हम लोग का हायर ऑर्बिट से, अब हायर ऑर्बिट से जब चौथे में आएगा, यानी हायर ऑर्बिट से कहा रहा है, चौथे में जब आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चौथे के लिए आपको क्या बताया, ब्रैकेट सीरीज। तो इसका नाम बोल देना आप ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, जब हायर ऑर्बिट से यहां पे पांचवें में आएगा, हायर ऑर्बिट से कहा आएगा, पांचवें में आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, और जब हायर ऑर्बिट से यहां पे छठे में आएगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम्पी रेज सीरीज, हम्पी रेज सीरीज। यानी आप लोगों को पता चल गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसा ही बनता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड पास्टन सीरीज, हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड पी फंड सीरीज, और हायर ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड हम्पी रेज सीरीज। और ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का ही बनता है और इतने प्रकार का सीरीज का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसका आई होप की डिफिनेशन भी लिख लोगे। उसके बाद अभी आपको हम एक लाइन यहां पे सिखाए हैं, क्या बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा हायर ऑर्बिट से किस में, लोअर ऑर्बिट में, देन द एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी एनर्जी जो इमिट होगा किसके फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में, और वो इक्वल होगा किसके, तो यहाँ पे देखिए, यानी डेल्टा ई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, E2 माइनस E1। यानी क्या पता है, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो जब E2 माइनस E1 होगा, और आपको पिछले क्लासेस में अभी हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि अगर हम लोग E1 निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8 N1 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8, N का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E का मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे E2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8। सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे N2 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। यानी सेकेंड और थर्ड के वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8 N2 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस E1 है तो माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8 N1 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करने चलोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा ई का जो वैल्यू आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, माइनस जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8 N2 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, जेड का स्क्वायर E का पावर 4m बाई 8 N1 का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ये बता है, जहां पे E का मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तो वैल्यू आपको पता ही है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा E का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ZEM 8H एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको आप चेंज करोगे तो 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बोलो ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। ये हम क्या किए हैं कि दोनों में कॉमन है, Z का स्क्वायर माइनस प्लस इसको कर दिया इधर, Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8 का 8H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस 1/N1 का स्क्वायर माइनस क्या कर दिया 1/N2 का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला हो गया किसका, डेल्टा E का, यानी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये निकल के सामने आया। जब आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के सामने ये आया तो आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि डेल्टा E इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc बटा में लेमडा। क्या होता है, E इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू AC बाई लेमडा होता है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बताया, डेल्टा E इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8 H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही था आपका 8 का स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बटा में N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 का स्क्वायर, और E इक्वल टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से होता है hc बटा में लेमडा। तो इक्वल टू Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8 H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बटा में N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 का स्क्वायर। अब जरा सोच के बताइए, आपने पहले पढ़ रखा था जब मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने बताया था, ठीक है, कि 1 बाई वेव लेंथ इक्वल टू वेव नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, HC 1 बाई वेव लेंथ, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो हो ही सकता है, तो 1 बाई वेव लेंथ है, तो 1 बाई वेव लेंथ के बदले क्या हो गया, ये वेव नंबर हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बटा में 8 H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1 बटा में N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। अब जब ये टर्म आपको क्लियर यहाँ पे हो गया तो इसके बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखिए आप लोग, ये टर्म आप लोग को क्लियर यहाँ पे हो गया, तो अब हम लोग HC को यहाँ से हटा के इधर रिप्लेस करेंगे। तो जब हम लोग इधर रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, तो वेव नंबर इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8 H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे H और C आ जाएगा 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू Z का स्क्वायर E का पावर 4 M बाई 8 H का स्क्वायर, और एक H तो H का क्यू एप्सिलॉन नॉट, और C तो C एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर जो होता है वो वेव लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं RH। क्या बोलते हैं यहाँ पे, RH, यानी ये सबको मिला के कांस्टेंट टर्म बनता है RH, जिसको हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका मेन फॉर्मूला हुआ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये RH क्या है, तो आप RH को बोल दोगे रीडबर्ग, क्या बोल दोगे, रीडबर्ग कांस्टेंट, ये आपका क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दे वेव नंबर निकालने के लिए, वेव लेंथ निकालने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आए तो इसका वैल्यू का आप रख दो, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या होगा, देखिए वेव नंबर या वेव लेंथ जब आपको निकालना है इसका रेसिप्रोकल, तो ये आप एक काम कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता देना। ये आपका चेंज होगा सिर्फ, बाकी ये जितना भी आप वैल्यू देख रहे हो ये तो सारा का सारा आपका कांस्टेंट है ना। तो आप एक बार इसका वैल्यू सॉल्व कर लेना और इनटू Z का स्क्वायर, और इसके वैल्यू को रख के आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना, यानी आपका एक ट्रिक भी बन जाएगा। ट्रिक क्या बन जाएगा, Z का स्क्वायर कर लो और इसके वैल्यू को लगभग सॉल्व कर लो, लगभग इसका 1.07 इंटू 10 का पावर 7 ऐसे करके इसका कुछ वैल्यू आता है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगा आप इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर होता है, आप इसको कर लोगे डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग Z का वैल्यू 1 लेके चलेंगे, Z का वैल्यू 1 लेके चलेंगे हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना, और आपका हर क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर चेंज करेगा तो Z के स्क्वायर कर देना, मतलब एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके जो ठीक आएगा इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देना, फिर इस वैल्यू को इसमें डालने के बाद ये एक फॉर्मूला आ गया जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है।